आप ध्यान रखिएगा, समान अध्ययन के बहुत ऐसे हिस्से हैं जहां पे आप इतिहास के ढेर सारे पार्टों का प्रयोग कर सकते हैं। आप जानते हैं जब भारतीय राज व्यवस्था या पॉलिटी लिखी जाती है तो उसकी नींव ही इतिहास से शुरू होती है, ठीक। क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं कि संवैधानिक विकास तो हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करते हैं और 1935 के एक्ट तक आते हैं। बाद में हम संविधान सभा की बात करते हैं, उसके पहले कई जो मिशन है उनकी बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बेस है उस राज व्यवस्था का। दूसरी चीज, आप एसे वगैरह लिखते हैं तो आप देखे होंगे कि एसे में हम ढेर सारी ऐसी जानकारियां हैं जो इतिहास से लेकर एज इट इज डाल सकते हैं वहां, ठीक है। अब जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं घबराइएगा नहीं, आप लोग सिर्फ जुड़ते जाइएगा, ठीक है। बहुत 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 सभी लोगों को संध्या वंदन भाई, सब लोग जुड़ते जाइए, बहुत बढ़िया। 16-17 लोग आ गए, बहुत बढ़िया, आते जाइए, क्योंकि इससे हमारा कैलिबर बढ़ता है, तो थोड़ा हमारा भी ईंधन का ख्याल रखिए, आप लोग जुड़ते जाइए। दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय इतिहास की अभी मैं वर्तमान में जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, इस संदर्भ में 3 परीक्षाएं, ठीक, यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड बीपीएससी, ये 3 परीक्षाएं हैं। लेकिन इन 3 परीक्षाओं में सबके कुछ अपने अलग पैटर्न हैं, कुछ अलग चीजें हैं। देखिए, पढ़ना तो हमको इतिहास से है, लेकिन इन तीनों के संदर्भ में पढ़ना है। बहुत छात्र होते हैं यूपी भी दे रहे हैं, यूपीएससी भी दे रहे हैं, बीपीएससी भी दे रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो केवल यूपीएससी में लगे हुए, नए नए हैं, ऊर्जा है, बहुत अच्छी बात है, देते रहिए, तो अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं ये दोनों देते हैं, और कुछ लोग तीनों को देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ यही दे रहे हैं, सिर्फ यही दे रहे हैं, या सिर्फ यही दे रहे हैं। वैसे भी छात्र घबराइएगा मत। देखिए, वर्तमान की जो बात है हमारी, जो आपसे मैं कहने जा रहा हूँ, जो चीजें रखूंगा वो इतिहास के संदर्भ में है। और इतिहास में सबसे पहले हम जान लें कि इतिहास होता क्या है। सबसे पहले इतिहास है क्या। देखिए, इतिहास का एक लघु परिचय मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, बाद में मैं सिलेबस पे आ जाऊंगा, उसके बाद प्रश्न पत्र पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इतिहास का एक लघु परिचय आपके सम्मुख रखता हूँ। देखिए, इतिहास है क्या। इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमें मिलता है कहाँ? अथर्ववेद। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में इतिहास को उपवेद भी कहा गया, उपवेद कहा गया। अब समझ लीजिए कि उपवेद क्या होता है, ठीक है। अब उससे मत जोड़ लीजिएगा, जो गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद होता है उससे मत जोड़िएगा, धनुर्वेद से मत जोड़िएगा। एक सामान्यतः अथर्ववेद में पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है और इसे उपवेद की भी संज्ञा दी गई है। दूसरी चीज, चाणक्य जैसा विद्वान है जो कहता है इतिहास की महत्ता को देखते हुए कि राजा को कुछ समय इतिहास श्रवण में बिताना चाहिए। कौन बोलता है? चाणक्य बोलता है कि राजा को कुछ समय अपना इतिहास के श्रवण में बिताना चाहिए। दूसरी चीज, अब हम इन दोनों से इतर होके आ जाते हैं नवीन बातों पर, ठीक है। हम जानते हैं इतिहास का पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। तो हेरोडोटस ने भारतीय इतिहास को लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, उन्होंने पूरे विश्व के इतिहास को कहीं ना कहीं कंसाइज किया। कुछ रोम और भारत के व्यापारिक चीजों पर चर्चा करते हुए उन्होंने भारतीय संदर्भों को अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में जगह दी। लेकिन हम उससे आगे अगर चले, हम बात करें किसकी? E.H. कार की। E.H. कार। E.H. कार का क्या कहना है इतिहास के संदर्भ में? तो कहते हैं कि वर्तमान और भूत के मध्य एक संवाद स्थापित करता है। वर्तमान और भूत के मध्य एक संवाद स्थापित करता है, अर्थात इतिहास वह विषय है जो वर्तमान और भूत के मध्य एक डायलॉग स्थापित करने का कार्य करता है। एक विद्वान है, नाम है ब्यूरेन। क्या नाम है? ब्यूरेन, ठीक है। ब्यूरेन का क्या कहना है इतिहास को लेकर? इतिहास के संदर्भ में ब्यूरेन क्या कहते हैं, ठीक। तो ये कहेंगे कि इतिहास विज्ञान है, कम न ज्यादा। क्या वास्तविकता में इतिहास विज्ञान है? अगर हम समझे तो क्या हम कहेंगे कि इतिहास विज्ञान है? विज्ञान होता क्या? विज्ञान का तात्पर्य होता है विशुद्ध ज्ञान, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि जल को कहते हैं H2O। हम अगर हाइड्रोजन की 2 अंश और ऑक्सीजन का 1 अंश कहीं भी लेके जाते हैं, चाहे वो रसिया हो, चीन हो, जापान हो, अगर मिलाते हैं तो बनेगा क्या? बनेगा, जल ही बनेगा। लेकिन जो इतिहास की बात कर रहे हैं तो ये विज्ञान जड़ मूल पदार्थों का अध्ययन है, तत्वों का अध्ययन है, जहां चीजें फिक्स होती हैं, जो सत्यता पे चलती हैं। जबकि इतिहास को हम देखें
तो जड़ मूल पदार्थों का अध्ययन नहीं करता, बल्कि व्यक्तिगत चीजों का अध्ययन करता है और उसमें लगातार बदलाव आता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं बल्कि सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे ये कहा जा सकता है। दूसरी चीज, अब थोड़ी सी इतिहास में एक मूल चीज, इतिहास हमें पढ़ना क्यों चाहिए या इतिहास की जानकारी क्यों होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से एक चीज बोला कि वर्तमान और भविष्य के मध्य एक संवाद स्थापित करता है। क्या करता है? संवाद स्थापित करता है। दूसरी चीज, अगर हम अपने देश के गौरवशाली परंपरा को जानना चाहते हैं तो वहां पर इतिहास का अध्ययन हमारे लिए काफी सहयोगी सिद्ध हो सकता है। यानी गौरवशाली जो परंपराएं हैं हमारी, उनको समझना है तो इतिहास को हमें देखना होगा, क्योंकि अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए हमें भूत का अध्ययन जरूरी है, ताकि वर्तमान में जो गलतियां हो रही है वो न हो और भविष्य हमारा बेहतरीन हो। इसके लिए भी इतिहास की आवश्यकता पड़ जाती है। तीसरी चीज, आप देखिएगा कि हम बात कर रहे थे सिलेबस, खासकर यूपीपीसीएस के संदर्भ में। तो हमने देखा कि यूपीपीसीएस का सिलेबस है क्या, तो हम पाते हैं, जैसे थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ विशेष चीज नहीं लिखा हूं जिसको हटाया ना जाए, ठीक है। और बाकी आप लोग जुड़ते रहिए, कि आज पहला क्लास है तो आज मैं थोड़ी ही बात करूंगा, आराम आराम से चलेंगे, बहुत समय हम लोग के पास, घबराएंगे नहीं, ठीक है, आराम आराम से चलेंगे आज। और बाकी कल से हम लोग रेस्ट पकड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा विषयों पे भी हम चर्चा करना शुरू करें। देखिए, आपने यूपीपीसीएस दिया होगा तो आप देखते हैं कि 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2, ठीक। तो पेपर 1 और पेपर 2 में है क्या? देखिए, इतिहास जो है भारतीय इतिहास में, एक है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास है। दूसरा इतिहास क्या है? दूसरा इतिहास है मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास। जो तीसरा है वो है आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास, और चौथा है विश्व इतिहास, विश्व इतिहास। हम देखते हैं जब भी हम अध्ययन कर रहे होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मध्यकाल को पढ़ने में खूब मजा आ रहा है, कथा कहानियां खूब खूब कथा कहानियां। आधुनिक इतिहास में भी लोगों को बड़ा मजा आता है, लेकिन 2 जगह लोगों की कलम हिलती है, रुक जाती है, दिक्कत होता है। कहाँ प्राचीन इतिहास और विश्व इतिहास। क्यों? कि पीछे का कारण क्या है? हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि इनको पढ़ने में उतना नहीं जग पाती जितना कि यहाँ और यहाँ जगती। सभी लोग हैं, बहुत सारे लोगों, आपने जीवन में गेस भी किया होगा कि आप मध्यकाल पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जो हम बचपन से सुन रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन इतिहास के संदर्भ में उतना खुलापन नहीं है जितना कि मध्यकाल और आधुनिक को लेकर हमारे समाज में आम लोगों के बीच है। दूसरी चीज, विश्व इतिहास थोड़ा सा क्लिष्ट पड़ता है, क्योंकि ये मूल रूप से यूरोप का इतिहास है। विश्व इतिहास मूलतः यूरोप का इतिहास है, अमेरिका का इतिहास है। इसमें चीन और जापान के इतिहास को शामिल किया गया है और कुछ हिस्सों को ही शामिल किया गया है। तो इतनी सारी चीजें हैं और इनको सिलेक्टेड, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर पढ़ना है, तो कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए कि हमारे कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक साल्विन टेम्पल है, कहता है मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जो 1000 कला जानता है, मुझे उस फाइटर से डर लगता है जो एक कला का अभ्यास 1000 बार करता है। तो यहाँ पर इतिहास को 1000 बार पढ़ने की आवश्यकता है, और 1000 बार क्या मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाए? लोग मुझसे पूछते हैं कि इतिहास पढ़ने के लिए क्या करें, मैं भी कहता हूँ भाई, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए रामशरण शर्मा पढ़ लो, रामशरण शर्मा पढ़ लिया, फिर बोला केसी श्रीवास्तव पढ़ लो, वो भी पढ़ लिया बंदे ने, फिर बोला DN झा शिमाली पढ़ लो, भी पढ़ लिया बंदे ने। क्या इतना पढ़ना व्यवहारिक है? नहीं। इतना आप पढ़ेंगे तो आप रेस में वैसे भी पीछे चले जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान जो समय है ना वो बहुत तेज चल रहा है। और मैंने पहले ही कहा, अपने अध्ययन के शुरुआती दौर में ही कहा कि जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है वो संसाधन परिपूर्ण है, वहां इंटरनेट बहुत तेज गति से चल रहा है, काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई पूछा मध्यकाल में, HC वर्मा पढ़ लो, HC वर्मा पढ़ लो, LP शर्मा पढ़ लो आप, मतलब हरिश्चंद्र वर्मा, ध्यान रखिएगा, LP शर्मा पढ़ लीजिए, और भी किताबें हैं इसमें, उसको पढ़ सकते हैं। आधुनिक में
बिपिन चंद्रा, या फिर यहाँ एनसीईआरटी को भी रख सकते हैं। सत्य यह है कि इन किताबों को पढ़ना ही नहीं है। आपको मेन बेस में कभी भी किसी भी परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों पे फोकस हो। एनसीईआरटी की लाइन आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सहायक है। आप देखते होंगे कि एक बच्चे के लिए लिखी गई किताब है महज 60-70 पेज की, लेकिन उस किताब को लिखने वाले आप देखिएगा 8 से 10 लोग होते हैं, और वो हिंदुस्तान के बेहतरीन दिमाग में से एक होते हैं। ठीक है, उनके द्वारा उस किताब को डिजाइन किया जाता है और लिखा जाता है। उनको उन्हीं तथ्यों में रखना है। उनके तथ्य कैसे उकेरे गए हैं उसको जरा ध्यान से पढ़िए कि उन्होंने कोई भी चीज लिया, सिंधु घाटी सभ्यता लिया, मान लीजिए रामशरण शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता लिखा, तो उसमें उसका आधार क्या है, उन्होंने कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हमारे सामने या किताब में कैसे डिफाइन करने का प्रयास किया। दूसरी चीज है कि जब भी आप मेंस की तैयारी करें तो चीजों को कंपाइल करना सीखें कि चीजें कैसे, हमारी छोटी चीज या हमारे पास जो निम्नतर स्तर का ज्ञान है, कैसे उसे लेखनी के माध्यम से उच्चतर स्तर तक ले जाया जाए, और बहुत सारा मैटर है तो कैसे कंपाइल करके उसको मिनिमाइज किया जाए। ये 2 कला आपको आनी चाहिए। अगर इन 2 कलाओं को आप सीख लेते हैं तो आप बेहतर मेंस या मुख्य परीक्षा में एक बेटर परफॉर्मेंस सीखेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना होगा थोड़ी मेहनत, हमारे साथ चलना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा जाए, खासकर 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी आपको आपके आधे दुख को भर सकती है। 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप इतिहास की पढ़िए, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, ज्योग्राफी वाला पढ़ लो, पॉलिटी ऑप्शनल है, पोल साइंस पॉलिटी वाला पढ़ लो। आप देखिएगा बहुत जगह आपकी सहायता कर और बहुत बेहतर सहायता कर रही है। जहां पे सारी चीजें थक जाएंगी वहां एनसीईआरटी आपको काम आएगा, और काम आती है, लगातार आती है। मैंने भी देखा है अपने परीक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान, कि एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास का भी सिलेबस खूब बड़ा है, मध्यकाल का भी सिलेबस काफी बड़ा है, आधुनिक का तो पूछना नहीं, और विश्व इतिहास तो आप लोग के सामने। जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको ध्यान होगा। घबराइएगा मत, डरिएगा मत, इतना बड़ा सिलेबस है कैसे पढ़ा जाए, तरीका बताऊंगा। आज सिर्फ परिचय की बात कर रहा हूँ, कल से कुछ चीजों को खोलना शुरू करूंगा, परसों और सारे सूत्रों को मैं खोलूंगा आपके सामने, लेकिन धीरे धीरे, है ना। अगर ज्यादा तेजी से चलेंगे हो सकता है अपच हो जाए, अपच नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को कंपाइल करके आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब भी आप जाते हैं यूपीपीसीएस परीक्षा देने के लिए, तो आप देखते हैं 2 पेपर है। 2 पेपर में एक पेपर फर्स्ट पेपर कहलाता है, दूसरा सेकंड पेपर कहलाता है। दोनों 200 अंक का है, 200 अंक का है। यानी कि ऑप्शनल की परीक्षा 400 अंकों की। आपने रिजल्ट देखा होगा, 50% पाने वाला व्यक्ति बड़े आराम से एसडीएम, डिप्टी एसपी, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस इन स्तरों पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ 50% अंक पाते। 60, 70, 80 वो तो बात की बात है, वो तो आपकी मेहनत है, ठीक है। लेकिन 50% तक पहुंचने के लिए हमको खूब मेहनत करना, खूब लिखना पड़ता है। देखिए, आपके कभी भी आपसे कोई पूछे ना कि उत्तर लिखना कैसे, कुछ भी लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, बस ऐसा लिखिए कि आप लिखे हो और एक 10वीं इंटर क्लास से पढ़ने वाला बच्चा पढ़े और समझ जाए कि आपने लिखा क्या, आप समझाना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज, शब्द सीमा पे ध्यान देना होता है कि शब्द सीमा क्या कही गई है। जैसे अगर यूपी के संदर्भ में बात करूं तो यूपी में कर सकता हूं कि जैसा मैंने कहा कि 2 पेपर, कितने पेपर है? 2 पेपर, और ये दोनों पेपर जो है 200 अंकों के, ठीक है। 200 अंकों का ये 2 पेपर है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये 200 का पेपर, एक तरफ जहां हम देखते हैं कि एक पेपर में एंशिएंट और मेडुअल की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न और वर्ल्ड की बात होती है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे कुछ रखा जाता है। सिलेबस भी काफी बड़ा है,
तो दो भाग में बांट भी दिया। दुख तो बढ़ता जा रहा है हमारा, लगातार दुख बढ़ा रहा है कमीशन। उपाय क्या है, निदान क्या है इसका? दूसरी चीज, कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं जो 3-4 कानों को जोड़ के आ जाते हैं। कभी कभी प्रश्न बड़े ही सूक्ष्म स्तर के आते हैं, जैसे शिवाजी के प्रशासन के बारे में समझाइए, या मराठा प्रशासन किस तरीके का है, या सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को समझाइए। और कभी कभी प्राचीन काल में नारी की स्थिति, तो प्राचीन काल में नारी की स्थिति, तो हमको क्या करना होता है, आईबीसी से लेके यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके गुप्तोत्तर काल तक की चीजों को कहीं ना कहीं अपने आंसर में कंसाइज करना होता है। हर एक परिवर्तन, हर एक चरण और हर एक जगह जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी देखना है। प्रश्नों की प्रकृति लगातार बदल रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन बन के आ रहा है, पुराने क्वेश्चन को ही नए तरीके से परोसा जा रहा है। शब्द बदले जा रहे हैं, दिमाग हिल गया, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा बैठ गया, क्वेश्चन देखते ही हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है। घबराइए मत, आपके पास जो जानकारी है ना वो अतिशेष सरप्लस है। अपराध आपको इसलिए हो रही है, आप खूब जान गए, उतना जानना ही नहीं था, बहुत कम जानना है, बहुत कम जान के इन उत्तरों को लिखना होता है। आप बहुत ज्यादा जान जाएंगे तो देख ही रहे हैं, शब्द की सीमा क्या है, 125 शब्द 200 शब्द, 125 शब्द और 200 शब्द, यही देखे होंगे आप, यही देखते आ रहे हैं। अगर किसी को कठिनाई होगी तो बताएगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल तिवारी जी। तो इसमें करना क्या, कैसे किया जाए, मैटर को पढ़ा जाए पहले, समझा जाए पहले कि क्या पूछा जा रहा है, कोई भी प्रश्न है उसकी प्रकृति क्या है। हर एक चीज का अपना एक नेचर होता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे प्रश्न हो, या व्यक्ति का प्रश्न हो, सबका एक नेचर होता है। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न की प्रकृति पकड़ी जाए, उसका नेचर क्या है, वो क्या जानना चाहता है हमसे, पहला चीज। दूसरा, हम जब लेखन करते हैं तो हमें यह ध्यान देना होता है कि हमारे लेखन का स्तर क्या होना चाहिए, किस तरीके की लेखनी हो, कैसी लेखनी हो। मैं नहीं कहता कि एकदम आप बारूदी लिखिए और बारूद बना के उड़ा दीजिए सब कुछ ना, उसकी भी जरूरत नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वीणा के तार को इतना मत चढ़ा दो कि बजाओ तो टूट जाए, और वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि बजाओ तो आवाज ही। मध्यम मार्गीय स्तर को अपनाना है, एक मध्यम मार्गीय स्तर। भाषा का प्रयोग हमेशा सरल से सरल किया जाए, बहुत हाई फाई लैंग्वेज का प्रयोग न किया जाए। दूसरी चीज, मैं ये सब बातें आपको लगातार बताता रहूंगा। आज मूल रूप से मैं कुछ बिंदुओं पे चर्चा ही करने आया हूं आपसे, ठीक है? तो घबराइएगा मत कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे होगा, ये तो पूरा लेक्चर देके चलेगा। अभी आज शुरू किए, ठीक है? अभी लगातार आपको मॉडिफाइड कराएंगे, ठीक, धीरे धीरे सिलेबस पे भी आएंगे। लेकिन आप लोग का जुड़ाव जो होना वो जबरदस्त हमारे साथ, क्योंकि आप जितना जुड़ेंगे, जितना आप हमको अपने साथ रखने का प्रयास करेंगे, आप उतनी ज्यादा चीजों पे आपकी पकड़ बनती जाएगी, समझ बनती जाएगी। क्योंकि हर एक जगह एक समझ और एक पकड़ की ही बात की गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात से एग्री हूं। 125 और 250, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, जेपीएससी यूपीएससी को लेकर, जैसे जेपीएससी और बीपीएससी, इन दो पे अलग से चर्चा होगी। जेपीएससी और बीपीएससी, घबराइएगा मत आप लोग, जितने लोग हैं ना जुड़ते जाइए बस, ठीक है? ये मेरी गारंटी है कि आपको बताऊंगा। मैंने अभी कहा आपसे कि कैसे मैटर को छोटे से बड़ा करें और बड़े मैटर को कैसे छोटा करें, ये दोनों बातें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। देखिए देव जी, आपका प्रश्न है कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल के जो प्रश्न है उनको जनरल स्टडी के पेपर में भी डाला जा रहा है? बिल्कुल डाला जा रहा है, क्यों नहीं डाला जाएगा?
आप पिछले विगत सालों के आईएएस के पेपर उठाइए, जब 5 प्रश्नों को करना होता था, आप यूपीपीसीएस के प्रश्नों को उठाइए, बीपीएससी के प्रश्नों को उठाइए, जेपीएससी के प्रश्नों को उठाइए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि उन प्रश्नों को एक नए फॉर्मेट में बस शब्द बदल दिए गए हैं, चीजें वही हैं, आपसे डिमांड वही की गई है, मौर्य प्रशासन ही लिखना है। लेकिन यह जब मौर्य प्रशासन लिखना हो 500 शब्द में, तो उसकी क्या लेखन शैली हो, और लिखना हो जब 125 या 250 शब्द में, तो उसकी क्या शैली हो, दोनों के बारे में बात किया जाएगा। और दोनों को लिखने के तरीके अलग हैं, मैटर वही रहेगा, बस चीजें बदल जाएंगी, आपका विस्तार बदल जाएगा। बिल्कुल आप सही शंका कर रहे हैं, ऐसा है, घबराइए नहीं, एकदम मैं इसी के लिए जुड़ा हुआ हूं। देव जी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और है ऐसा हो रहा है, और न केवल मुख्य परीक्षा में बल्कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इस तरीके का कार्य हो रहा है कि ढेर सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, पुराने जो प्रश्न है उनको नए जगह पे रखा जा रहा है, उनको लाया जा रहा है, बस भाषा बदल दी गई, चीजें बदल दी गई, उनमें बदलाव ला दिया गया। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, बिल्कुल है। अब देखिए, मैंने कहा कि हमारे साथ पढ़ने के लिए आपको बहुत हाई फाई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आपको अभी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संपूर्ण इतिहास की जानकारी नहीं देने जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं, जो बच्चा मुख्य परीक्षा की तैयारी में आया है वो कम से कम एनसीईआरटी पढ़ा ही होगा। कुछ छूट जाए, सब छूट जाए, अलग बात है, एनसीईआरटी तो पढ़ा हो, बेसिक बुक है, उसकी जानकारी उसको होगी। तो बेसिक बुक की जानकारी तो होनी ही चाहिए। कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, चाहे आप कोई भी ऑप्शनल हो, लेकिन आप पढ़ते जरूर। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पे पूरा कमांड होना चाहिए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, पान और ज्ञान फेरते रहना चाहिए, नहीं फेरिएगा सड़ जाए, पान फेरा नहीं गया सड़ गया, ज्ञान फेरा नहीं गया सब गुम हो गया। तो एनसीईआरटी को देखिए कैसे कैसे वो लिख रहा है, चीजों को कैसे सामने आपके रख रहा है, तर्क की भाषा। मेरे प्रिय छात्रों, आपकी वही परीक्षा कैसे लिख रहा है, उन्हीं शब्दों का चुनाव करिए। लेखन शैली में बहुत तड़क भड़क की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर संस्कृत के श्लोक, शेरो शायरी, हर जगह इसकी आवश्यकता नहीं होती। कुछ कुछ जगहों पे होती है जहां पे उत्तर को थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ लोगों का होता है कि नहीं सर सारांश लिखना जरूरी है, निष्कर्ष लिखना जरूरी है। अरे भाई 125 शब्द का क्वेश्चन है, 250 शब्द का है, क्या लिखिएगा उसमें? तो जो प्रश्न पूछ रहा है सीधा आप उत्तर पे आ जाइए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है सीधा आप उत्तर लिखना शुरू करिए, न दाएं न बाएं, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं सोचना है, सीधा उत्तर पे आइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, तो पहली विशेषता यह है, दूसरी विशेषता यह, तीसरी विशेषता यह, चौथी है, पांचवी है, सीधा आ जाइए। वहां ये नहीं बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 14 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैली हुई सभ्यता है, जिसमें तमाम तरीके की विशेषताएं लिखी जा रही हैं। उसकी सामाजिक विशेषता क्या है, आर्थिक विशेषता क्या है, सांस्कृतिक विशेषता क्या है, राजनीतिक विशेषता क्या है, कुछ नहीं, सीधा विशेषता पे ही आ जाए। ये है क्रमशः दिखाई देता है, और अपने उत्तर को खत्म करिए। भाषा एकदम सरल रखिए, लेखन शैली एकदम शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का ये होता है कि सर राइटिंग बड़ी गंदी होती है। देखिए राइटिंग गंदी है तो राइटिंग ठीक करिए, ऐसा लिखे, मैं नहीं कहता कि आप लिखें तो हीरे की तरह चमके, लेकिन ऐसा हो कि कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति बिना नजर पर जोर डाले आराम से पढ़े। और जो हमारी कापियां चेक करते हैं ना, वो काफी बुजुर्ग लोग होते हैं, तो उनका भी ख्याल करिए कि जब भी वो उस तरीके के व्यक्ति के पास आके कॉपी जा रही है, तो वो व्यक्ति बहुत आसानी से उसे देखे और समझ जाए, आपकी बातों को समझे, जो भी आप दे रहे हैं, जो प्रकट करना चाहते हैं, वो उसको समझ में आए। दूसरी चीज, कभी भी प्रश्न जब भी पूछा जाता है, अन्यत्र दिशा में ले जाने का प्रयास न करें, गोल गोल घुमाने का प्रयास न करें। बहुत लोग होते हैं कथा कहानी लिख के गोल गोल घुमा देते हैं। बहुत लोग का प्रश्न होता है सर इतिहास तो पूरा लिखा था, बाबर की पूरी नीतियां लिख डाली, अकबर की पूरी नीतियां लिख डाली, फिर भी कुछ नहीं मिला। अरे भाई, बाबर और अकबर की नीतियों से इतिहास में अंक नहीं मिलते। इतिहास में अंक मिलते हैं, जानते हैं कैसे? इतिहास होता क्या है? मैं कहता हूं कि जो गद्य है, कोई भी गद्य हो, कथा हो, कहानी हो और इतिहास,
इनमें क्या फर्क होता है इन दोनों में? एक ही चीज का फर्क होता है, यहां भी तथ्य है और यहां भी तथ्य है। लेकिन इतिहास के साथ क्या होता है, इस कथा कहानी के साथ सिर्फ तथ्य होता है, लेकिन इतिहास तब इतिहास होता है जब तथ्य के साथ प्रमाण होता है। ध्यान रखिएगा, जब तथ्य के साथ प्रमाण जुड़ जाए और प्रमाण से किसी तथ्य की पुष्टि हो, वह इतिहास है। सही मायने में इतिहास वहां लिखा जाए जो आप लिख रहे हैं, तथ्य के साथ प्रमाणों की पुष्टि कर रहे हैं। वरना कहानी और इतिहास में फर्क क्या है? फर्क नहीं, बस फर्क यही है कि वो प्रमाण से पुष्टि करता है, अपने तथ्यों की बताता है कि नहीं जो कहा जा रहा है उसका आधार क्या है। प्रमाण कहां से आता है? प्रमाण, अभी सवाल होगा कि प्रमाण ये कहां से आए, तो प्रमाण ऐतिहासिक बिंदुओं से लीजिए, देखिए, पढ़िए, सरकारी किताबों को पढ़िए, उन बेहतरीन राइटरों को जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य किए। चूंकि यह परीक्षा भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, तो उसकी किताबों पर ज्यादा बल दीजिए, ना कि बशर्ते कोई निजी संस्था या निजी व्यक्ति के द्वारा जो किताब लिखा जा रहा है उस पर। हाँ, तो संस्थाएं लिखती हैं किताब, सरकारी पुस्तकों को ही आधार बना के लिखती हैं, बिल्कुल किया जाए, उनको भी पढ़ा जाए। लेकिन इतिहास लिखना कैसे लिखना, ये ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ बन गई ना जिसने इतिहास कैसे लिखना है, बल्ले बल्ले हो जाएगा, काम बन जाएगा आपका, दिक्कत ही नहीं होनी है फिर। दूसरी चीज यहां पे स्पष्ट करूं, ये तो बात मोटी हुई, अब थोड़ी सी बात करता हूं इतिहास के अंदर। और जो भी मेरे छात्र हैं घबराएंगे नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं अभी, कैसे क्या होगा, नहीं चिंता मत करिएगा, अभी महज परिचय है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परिचय दे रहा हूं। अभी मैंने ये भी नहीं बताया है कि सटीकता से इतिहास होता क्या है, इसकी बात मैं कल करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉब्लम्स है उनकी बात, जिनके मन में और कोई विचार आ रहा हो, सवाल आ रहा हो, आप मुझे तुरंत टाइप कर सकते हैं, मैं लगातार देख रहा हूं आपकी चीजों को, तो मैं वहां से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल बात करते हैं प्राचीन इतिहास में, ठीक है, प्राचीन इतिहास में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, इनको देखा जाए, ठीक। लेकिन उसके पूर्व में क्या हुआ भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो आप लोग इस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी आपको भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग जुड़ते जाइए, बस सवाल आपका ऐतिहासिक हो तो ज्यादा अच्छा हो, मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं आज आप लोगों के क्वेश्चन के लिए ही खड़ा हूँ कि किस तरीके की समस्या आ कहाँ रही है, ठीक है। दूसरी चीज, कल थोड़ा सा आऊंगा इतिहास के बिंदुओं पे, इतिहास होता क्या है, ठीक है, लिखा कैसे जाए, कल इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ प्राचीन इतिहास में, कि प्राचीन इतिहास में अब जैसे आप जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, बीसी यानी वैदिक कल्चर क्या है, उसके बाद आप देखते होंगे कि मगध का उत्कर्ष, कभी कभी यहां से खूब सवाल होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 16 महाजनपदों की स्थिति, 16 महाजनपदों की स्थिति, इसके बारे में भी सवाल होता है। और ये सवाल जब भी होता मगध को ही रिलेट करके होता है। दूसरा, मौर्य साम्राज्य, मौर्य, हर एक कमीशन का ये मौर्य वंश जो है बहुत ही प्रिय टॉपिक है, आता ही आता है सवाल, कोई नहीं सकता कि मौर्य से सवाल ना। मौर्य, उसके बाद हमने आपसे पहले भी अपनी पूर्व की क्लास में जो लोग पढ़े होंगे उनसे हम कहते हैं, जब भी दो काल संक्रमण करते हैं, जैसे मौर्योत्तर काल, जैसे गुप्तोत्तर काल, जैसे राजपूत काल, जहां पे संक्रमण होता है, जहां पे एक चीज जो होती है वो गतिहीन होती है और उसकी जगह दूसरी चीज गतिशील होती है, वो संक्रमण होता है। एक पुरानी चीज पे एक नई चीज आरोपित होती है, वो संक्रमण होता है। वहां से भी कमीशन खूब सवाल, जहां चीजें बदल रही होती,
चुनौतियां आ रही होती हैं, वहां से भी सवाल पूछ किया है। तो हम देख रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, वैदिक हो गया, मगध का उत्कर्ष हो गया, मौर्य वंश हो गया, मौर्योत्तर काल हो गया, गुप्त वंश और गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, इन सारे जगहों से आप देखे होंगे बार बार क्वेश्चन है, बार बार ये ऐसे टॉपिक हैं कमीशन पूछता ही पूछता है। मध्यकाल में चले जाएं तो राजत्व प्रशासन, सल्तनत कालीन स्थापत्य, इस्लामिक संस्कृति, या फिर मुगल में हम चले जाएं तो मुगलों की शासन व्यवस्था, अकबर की नीति, अकबर की धार्मिक नीति, या औरंगजेब की और अकबर की धार्मिक नीति, इनसे सवाल खूब होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो हम राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह की चर्चा करते हैं। उसके पहले हम विद्रोहों की चर्चा करते हैं, कैसे एक विद्रोह, कैसे छोटे छोटे विद्रोह एक बड़े जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हर एक बिंदु पे देख रहे हैं कि एक चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इतिहास भी तो बदल रहा है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। हालांकि ये इस तरह सोचिएगा कि प्राचीन, आधुनिक या मध्यकाल इतिहास का डिवीजन है ना, बिल्कुल डिवीजन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक किताब लिखी गई द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लिखने वाला व्यक्ति थे जेम्स मिल। जेम्स मिल कभी भी भारत की यात्रा नहीं किए, लेकिन जब उन्होंने भारतीय इतिहास को लिखा तो उसे प्राचीन इतिहास को हिंदू संस्कृति या हिंदू इतिहास कहा, मध्यकाल को मुस्लिम इतिहास कहा, जबकि आधुनिक काल को कभी भी उन्होंने ईसाई इतिहास कहने का बेड़ा नहीं उठाया, बस आधुनिक काल कहा, जबकि किसी मायने में आधुनिकता थी ही नहीं। आधुनिकता होती क्या है? जब सामान्य जन तक आधुनिकता नहीं पहुंची, कुछ राजा, जमींदार और रजवाड़ों तक ही आधुनिकता थी। आधुनिकता की बड़ी छोटी सीमा थी। प्राचीन इतिहास को उन्होंने हिंदू इतिहास कहा, क्योंकि उनको अधिकांश राजे राजवाड़े हिंदू जुड़े दिखाई देते हैं या हिंदू हैं, तो उसको हिंदू काल कह दिया या हिंदू इतिहास कह दिया। मध्यकाल में मुस्लिम इतिहास कह दिया, क्योंकि उनको ढेर सारे शासक प्रशासक मुस्लिम दिखाई दे रहे। इस आधार पर डिवीजन नहीं होता है, यह मूल पढ़ने का महज आधार है। ये कभी भी ऐतिहासिक आधार या ऐतिहासिक डिवीजन है ही नहीं। ठीक है, एंशिएंट के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। अनुज पांडे जी, आप घबराइए मत, मैं आश्वस्त करता हूं आपको कि इससे घबराइएगा मत कि एंशिएंट बहुत हर्डल है। अरे पानी की तरह सरल बना दिया जाए, जैसे जल सरल होता है और उसको आदमी आराम से पी लेता है। विश्वास करिए, अभी धैर्य रखिए। ठीक है, आपके प्रश्न का मैं हमेशा जवाब दूंगा और ये मेरे जहन में रहेगा कि अनुज पांडे जी को एंशिएंट से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं भी मानता हूं अगर इतिहास में सबसे कोई टफ पार्ट है तो एंशिएंट पार्ट ही है, क्योंकि उसकी ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे व्यवहार में परिणित होती नहीं दिखाई देती। हम नाम भी लेने से बचते हैं, बड़े उल्टे उल्टे नाम। लोग कहते हैं यार सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पढ़ा जाए, वो आदम जमाने की कहानियां हैं। यह नहीं है, कहानी नहीं है, इतिहास है। और इतिहास अपने आप में समृद्ध होता है और तथ्यों से युक्त होता है। तथ्यों से युक्त होना ही उसे समृद्धि प्रदान करता है। तो इसके बारे में हम लोग जरूर ध्यान दें। ठीक है, प्राचीन इतिहास को लेकर हमारा ध्यान। और एक महेश का बहुत बढ़िया महेश जी। मानसी करके कोई है, मानसी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नहीं समझ में देखिए, एंशिएंट को लेकर घबराइए मत आप। ठीक है, एंशिएंट नहीं समझ में आ रहा है, चिंता ही मत करिए। एक बार जुड़िए, जैसे आप लोग आज जुड़े हैं, 2-4 दिन मेरे साथ समय दीजिएगा, कुछ टॉपिक उठाऊंगा। विश्वास करिए, मैंने कहा ना, पानी हो जाएगा जल, और एक शुद्ध जल जिसको कभी भी आदमी पिए और आराम से पच जाता है। तथ्य भी कुछ ऐसे ही होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता है तो किस तरीके की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है तो किस तरीके की संस्कृति है, प्रश्न किस किस तरह उठ सकते हैं।
कितने प्रश्न आ सकते हैं सिंधु से। जब मैं आईबीसी पढ़ाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि कमीशन यहाँ कितने प्रकार के प्रश्न बना सकता है, कितने भागों में उसको डिवाइड किया जाए और कैसे पढ़ा जाए, लेखन कैसे हो, अगर कलम नहीं चल रही है तो चलेगी कैसे हो। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, ये होगा आपके साथ, बहुत जल्दी होगा, चिंतित मत होइए। कोई भी हमारा छात्र जो हमसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे महेश जी हो, मानसी हो, अनुज जी हो, आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। बिल्कुल 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 मनोज जी, ये आपका विश्वास बिल्कुल सही है कि जब पढ़ा जाएगा, और देखिए ये विश्वास सिर्फ मुझसे नहीं आएगा, आप लोगों से भी आएगा, ठीक है। तो आज की जो बात है हमारी, जो मैंने कहा कि इतिहास होता क्या है, थोड़ा सा मैंने बताया कि इतिहास और चीजों से कैसे अलग है, कैसे अंकदायी है। अंकदायी होने का कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक इतिहास पढ़ें और इतिहास पढ़ रहे हैं एक, यह हमारी एसे में सहायता कर रहा है, यह हमारे जीएस पार्ट में सहायता कर रहा है, तो ये तो दो तीन जगह पे कहीं ना कहीं हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है, बल दे रहा है ना। क्यों नहीं इतिहास रखा जाए? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बड़ा है, एवरग्रीन सब्जेक्ट। विश्वास करिए, किसी भी परीक्षा में अगर आपने इतिहास में 90 दिन काम कर लिया, मन से 90 दिन काम कर लिया, दुनिया की कोई परीक्षा हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, कहीं भी परीक्षा देने के लिए चले जाइए, आरएएस हो, जेपीएससी हो, विश्वास करिए थोड़ी सी टेक्निक, थोड़ी आपकी सरलता और आपकी मेहनत आपको बेहतरीन अंक दिला सकती है। लगभग 60% अंक कहीं नहीं गए, वो आते ही आते हैं, वहां से वो आएंगे। अगर आप उसको जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से ले तो हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको लेखन करना है। आप लिखो, किसी भी चीज को उठाओ, पहले लिखने का प्रयास करो। देखो मेंस का फार्मूला यही होता है, मैं बोलता हूं हमेशा, आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से मुद्दे उठाइए, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर व्यवस्था या नगरीय शासन या शहरी व्यवस्था किस तरीके से, कोई भी है शहरी व्यवस्था है तो किस किस तरीके की व्यवस्था दिखाई दे रही है, शहरी व्यवस्था का आलोक क्या होता है, वही उत्तर में देना। नगरीय शासन है तो नगरीय शासन में कौन कौन सी व्यवस्थाएं शामिल की जाती है, उसी को शामिल करना, कहीं कुछ नहीं। बस अपने रूम में बैठिए, पेपर और पेन लीजिए और पेपर जितना बर्बाद कर सकते हैं करिए, एक उत्तर को 2 बार 4 बार 5 बार लिखिए, तब तक लिखिए जब तक आप स्वयं से संतुष्ट न हो जाए, जब तक आपको खुद न लगने लगे कि नहीं मैंने जो लिखा है वो सही है और सही दिशा में जाए। विश्वास करिएगा, आप देखेंगे कि ये काम अगर आप 1 से 1.5 महीने करते हैं तो 1 महीने जिस दिन फर्स्ट डे आप काम किए हैं और 1.5 महीना का वो दिन जहां आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ठीक ठाक इसमें काम किया है, उन दोनों उत्तर को एक साथ रखिए, आप देखेंगे कि आप बहुत सारा बदलाव ऑलरेडी कर चुके हैं। बाकी बदलाव के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ठीक है, मैं इसीलिए जुड़ रहा हूं ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक चीजों को कैसे किया जाए, दूसरी चीज सरल कैसे किया जाए, इतिहास कैसे इसको एकदम सरल कर। तो यूपीपीसीएस के संदर्भ में था, ठीक है, बीपीएससी बीपीएससी और जेपीएससी के जो हमारे छात्र जो कुछ जुड़े होंगे या जो लोग देते होंगे या जो लोग देने का मूड बना रहे हैं, तो हमेशा देखिएगा जेपीएससी और बीपीएससी में थोड़े जो उत्तर होते हैं ना, लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए एक अलग रणनीति होती है कि जो छोटे मैटर है उनको कैसे बड़ा किया जाए। अब ऐसा नहीं कि हम उसमें कल्प लिखना शुरू कर दें, कहानियां लिखना शुरू कर दें, नहीं, कहानियां लिखिएगा मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है कहानी लिखने से मार्क्स। मैं कहा हूं कि इतिहास मूलतः है क्या, आप इतिहास को जब तक इतिहास की तरह नहीं लिखेंगे आपको इतिहास में अंक नहीं मिलेगा। सिर्फ तथ्य लिखने से इतिहास में अंक नहीं मिलता है, पहली चीज। इसके साथ आपको प्रमाण भी देना होता है, बिना प्रमाण के इतिहास पुष्टि नहीं होता।
अगर तथ्य है तो महज सिर्फ कहानी है, तथ्य के साथ प्रमाण है इतिहास। इतिवृत्ति पुरानी वृत्ति है, लेकिन पुरानी वृत्ति तुष्ट कैसे, हमारी पुरानी वृत्ति समृद्ध कैसे, इसके लिए तो प्रमाण है। अगर वो नहीं रहेगा प्रमाण तो फिर इतिहास कैसे? फिर आप कहेंगे कि अंक नहीं मिल रहा है, अंक कैसे मिलेगा भाई? कुछ लोग जाते हैं तो वो प्रशासन में लगते हैं ग्राफ बनाने। भैया ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई ग्राफ नहीं, इतिहास में ग्राफ नहीं चलता है, इतिहास में मैप चलता है। मैप चलेगा लेकिन ग्राफ नहीं चलेगा। मैप से आप रेखांकित कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, खासकर उनके लिए जो जेपीएससी या पीपीएससी इन दो को लिख रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अलग तरीके की परीक्षा है। कैसी परीक्षाएं हैं? इनमें क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर देना होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि यूपीएससी जो है या यूपी पीसीएस या यूपीपीएससी, इसका अपना अलग तरीका है और इसका अपना अलग तरीका है। दोनों तरीके में अंतर है। कैसे हो आप, कैसे आगे बढ़े? दोनों परीक्षाओं में एनसीईआरटी काम आएगी। पहली चीज कि आज से जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अपना एक फेसबुक बनाइए और फेसबुक NCERT 6 से लेकर 12 तक, चाहे वो ओल्ड हो चाहे वो न्यू हो, इन दोनों को आप शामिल करिए, अपने फेसबुक में शामिल करिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, कैरियर पथ के आप पुराने स्टूडेंट हैं, तो देखिए हमारे संस्थान के बारे में आपको ढेर सारी जानकारी होगी, ठीक है, और आपने जो बोला उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और पहले भी ऐसा नहीं है कि नोट्स वगैरह थोड़े कम प्रोवाइड करा जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे फैकल्टी में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए जो शिक्षक हमारे सहयोगी हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको क्लासरूम में ही इतनी सारी चीजें दी जाए कि आपको बाहर की आवश्यकता थोड़ी कम। अब जैसे मैं लेके चलूंगा सिंधु घाटी सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन या फिर महाजनपद काल, तो मैं आपको ढेर सारे मैटर यही प्रोवाइड करा दूंगा। अब एक एक क्लास को मैं जैसे सिंधु पढ़ा रहा हूं तो मैं 3, 4, 5, 6 क्लास तक लेके जाता हूँ सिंधु को। कारण यह है कि जब भी मेंस पढ़ाया जाता है ना, तो मेंस में पहले मैं तथ्यों को रखूंगा आपके सामने कि भाई अगर नगरीय प्रशासन है तो कैसे है, ठीक है, उसकी व्यापारिक संरचना दिख रही है, आंतरिक और बाह्य तो किस स्तर की है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें लिखना क्या क्या होता है, ऑन द बोर्ड पढ़ाऊंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो थोड़ी बहुत मैटर की आवश्यकता होगी आपको तो आपको फिर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसमें बिल्कुल मत घबराइएगा, ठीक है। आप पुराने छात्र हैं, सारी चीजें आपको मालूम होंगी, पहले भी पढ़े होंगे आप मुझसे, ठीक है, और हमारे जो मित्र सहयोगी गण जो शिक्षक से भी आप रूबरू होंगे, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है। पहले बेसिक बुक की बात कर रहा हूं कि बेस आपका एनसीईआरटी हो। मेरा हर एक छात्र जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, जो भी पढ़ रहा है इतिहास को, देखिए एक एकदम बता रहा हूं कि एकदम विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से कि पहली जितनी हाई फाई किताबें हैं ना, सबको मोड़ के रख दो आप, कोई काम नहीं आने वाला, विश्वास कर लो, कोई काम नहीं आएगा। हाई फाई चीजें लोग सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि लोगों को एक दूसरे से ज्यादा विद्वान बनना है समाज में। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें प्रशासक बनना। भाई विद्वान तू बन ले, शासक मैं बन लेता हूं, सीधी बात। कोई बोल रहा है बोलने दो, ठीक है, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, जो पढ़ते रहो। हमारी बेस बुक एनसीईआरटी ही होगी, जो एनसीईआरटी ने लिखा है मैं उसी को मानूंगा और वही मेरा आधार होगा। लेखन शैली भी मेरी वही होगी, लिखने का तरीका भी मेरा वही होगा, और शब्दों का चुनाव भी मैं एनसीईआरटी से ही करूंगा। इतनी अगर मेरी प्रार्थना आप लोग मान लें तो विश्वास करिए आप अपने अंदर की 50% जो कमियां है ना उसको आप दूर करने जा रहे हैं। विश्वास कर लीजिए, एक बालक भी अगर मेरी बात को ठीक ढंग से समझ जाएगा ना, तो मैं समझूंगा कि आज उन्होंने जो बोर्ड पे काम किया है ना बहुत ही मतलब सही ढंग से काम किया है। और एक बालक भी अगर मेरी बात समझता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पहला काम एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी। परीक्षा बड़ी हाई फाई है, अरे जिला कलेक्टर बनना है, कहां 6, 7, 8 पढ़ा जाए। अरे भाई गड़बड़ है, वो ये भ्रम नहीं रखना है। देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वो एनसीईआरटी है।
मैं कहता हूं कि एक 6वीं क्लास की एनसीईआरटी उठाइए, देखिए एक पुस्तक जो 50 पेज की है उसको लिखने में 10 लोग, और एक बड़ी मोटी किताब आदमी ले आता है और एक व्यक्ति लिखा होता है, बोलता है गर्व से कि देखो मैंने इस किताब को पढ़ा। हो सकता है वो बहुत अच्छी भी किताब है, नो डाउट, लेकिन एनसीईआरटी पे संदेह न करें। तो भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और भारत सरकार कहीं ना कहीं उस चीज को इस तरीके से डिजाइन कराती है कि एक आम बच्चा भी समझ सके उसको, कैसे सौरमंडल समझा रहा है या फिर अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को समझा रहा है। तो बाजार नीति अलाउद्दीन खिलजी की है क्या? बाजार नीति कैसे समझे, क्या हो बाजार नीति? एनसीईआरटी अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति है। साम्राज्यवादी नीति कहने का क्या तात्पर्य होता है? करद राज्य है तो करद राज्य के रूप में दक्षिण को बना रहा है करद राज्य। तो करद राज्य है क्या? क्या ये समुद्रगुप्त की जो नीति है ग्रहण मोक्षानुग्रह, क्या उससे प्रभावित दिखाई देती है? दो शासकों के बीच में आपसी कंपेयर, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब दोनों चाहते थे कि भारत में पूरा विस्तार, औरंगजेब भी चाहता था पूरा विस्तार। हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जैसे जैसे प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेते गया भारतीय राज्यों को, वैसे वैसे विद्रोह बढ़ते गए। औरंगजेब कहते हैं कि स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को और दक्षिण के घोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। कहानी खत्म, पूरी तरीके से कहानी खत्म कर दी। हम देखें अपने अध्ययन में तो कभी कभी हमें तर्क वितर्क भी करना होता है। मैं कल बताऊंगा इतिहास में अप्रोच कहां से उठाया जाता है, दृष्टिकोण क्या क्या होता है। कल मैं आप लोगों से यह भी बात करूंगा कि क्या है मार्क्सवादी दृष्टिकोण इतिहास का, क्या है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, क्या है प्राच्य दृष्टिकोण इतिहास को समझने में। इन सारी बातों के आपको धीरे धीरे रखी जाएंगी, आपको समझ में आएंगे। फिलहाल मैंने आज कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास से संबंधित जितने दुख है ना, वो दुख ही लेके मैं आया हूं आपके साथ, और इसी दुख की चर्चा में आप लोगों से करना। किसी के मन में और कोई सवाल होगा तो मुझे स्पष्ट बताएगा। मतलब मैं समझ लूं कि आपके जीवन में दुख कम है, क्योंकि सवाल आ नहीं रहे हैं आप लोगों के। हो सकता है कि दुख कम है, या आप मेरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हो। आप लोग बुद्धिमान भी हैं, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना अमूल्य समय आप लोग मेरे साथ दे रहे हैं, तो इसके पीछे ये है कि बुद्धिमत्ता है आपकी कार्य कर रही है। दूसरी चीज ये है कि आप हो सकता है मेरी चीजों को बहुत बढ़िया समझ रहे हो, आगे करने की कोई जरूरत नहीं हो, या आपकी प्रॉब्लम को मैं सारा बोल चुका हूं। इस तरीके की भी अवधारणा हो सकती है, क्योंकि अवधारणा तो कुछ भी बनाई जा सकती है ना, लेकिन वो सही हो ये ज्यादा जरूरी है। देखिए जी बिल्कुल, उत्तर लेखन अभी से करें। रोहित जी का सवाल है कि उत्तर लेखन अभी से करें। हाँ जी बिल्कुल, अभी से करें उत्तर लेखन, आज से करें। कोई भी टॉपिक आपने इतिहास का पढ़ा हो, महात्मा गांधी के बारे में जानते हो, संघर्ष विराम संघर्ष क्या है, सत्याग्रह, आप कोई भी सत्याग्रह उठा लीजिए, उसकी समीक्षा कर दीजिए। असहयोग आंदोलन अपने मूल में कैसा दिखाई देता है, उसकी समीक्षा कर लीजिए। सामान्य चीजों की स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसने कैसे पूरे भारतीय क्षेत्र को प्रभावित किया, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, सोचना ही नहीं है। नेपोलियन का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है, या नेपोलियन के द्वारा जो चलाया गया महाद्वीपीय नाकेबंदी है वो क्या है। रूस की क्रांति से जुड़ा सवाल, फ्रांस की क्रांति से जुड़ा सवाल, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या दार्शनिक उसके लिए जिम्मेवार थे। कुछ भी आप ले सकते हैं, जहां आपका इंटरेस्ट हो। आपके पास 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, विश्व इतिहास। इन चारों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है, और भी सवाल आ रहे हैं लोगों के। देखिए शब्द सीमा पर तो ध्यान देना ही होगा, शब्द सीमा पर तो ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा कि बिना शब्द सीमा के अगर आपको कह रहा है कि 125 वर्ड में लिखिए या 250 वर्ड में लिखिए, तो लिखा क्यों भाई? वैसा थोड़ी बोल रहा है कि आप कुछ भी उठाओ पेन और लिखते चले जाओ और पूरा कहानी लिख रहे हो। नहीं 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 नहीं, परीक्षा है, पर इच्छा
दूसरे की इच्छा है वो, आपकी इच्छा नहीं चलेगी, हमारी इच्छा नहीं चलेगी। हम बंधे होते हैं परीक्षा में, हम दूसरे की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे उसको डेवलप करें, क्या करें उसके लिए। तो इतना ध्यान रखिएगा, पहला काम एनसीईआरटी की किताबों को खूब मनन किया जाए, अध्ययन किया जाए उसको, और लगातार अध्ययन किया जाए। दूसरी चीज, टॉपिक का चुनाव किया जाए और उसको पहले खुद से लिखने का प्रयास किया जाए। जो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले मेरे क्लास पढ़ाने का एक प्रारूप होगा कि कोई भी सभ्यता पढ़ा रहा हूं, कोई भी संस्कृति पढ़ा रहा हूं, कोई भी साम्राज्य या काल पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले मैं उसके बारे में आपसे मोटा मोटा चर्चा करूंगा सारी टॉपिक पे। जैसे अगर ये देखिए एक सिंपल सी बात, अब जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं सिंधु बता रहा हूं, सिंधु घाटी क्या है, बहुत लोगों को इंसिडेंट से समस्या भी है कि क्या है। देखिए अगर मैं कह रहा हूं आईबीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, किस तरीके की विशेषता है, किस तरीके की चीजों को अपने अंदर समेटे हुए है, पहली चीज। दूसरी चीज, हम देख रहे हैं कि इसका सामाजिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन पे चर्चा, इसके आर्थिक जीवन पे चर्चा, इसके राजनैतिक जीवन पे चर्चा, ठीक है, इसके धार्मिक जीवन पे चर्चा, ठीक है, इसके विदेशी व्यापार या जो विदेशी संबंध थे उसकी चर्चा, हर एक बिंदु की चर्चा करूंगा। एक एक को मैं यहां काटते जाऊंगा कि सामाजिक जीवन में किन किन चीजों को शामिल किया जाए, आर्थिक जीवन में क्या क्या पक्ष देखा जाता है, राजनीतिक जीवन का पक्ष क्या हो सकता है, दूसरा धार्मिक जीवन है तो किस तरीके का धार्मिक जीवन, आखिर किस तरीके के लोग हैं, कैसे पूजा पाठ करने वाले लोग, यहाँ ढेर सारी चीजें हम पा जाएंगे। विदेशी व्यापार है या व्यापार है तो किस तरीके का, आंतरिक व्यापार है, बाह्य व्यापार है, दोनों है तो दोनों की स्थिति को कैसे कंपेयर करें, कैसे 125 शब्द में लिखे, 250 शब्द में कैसे लिखे। कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, कमीशन एक एक चीजों को काट ले आ रहा है आपके सामने, शब्द स्टैंडर्ड रखता है, दिमाग चकरा जाता है। हमें चीजें मालूम होती हैं, हमको पता होता है कि ये हमको लिखना है, हम भ्रम में होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। अगर हम उन प्रश्नों से 10 बार 20 बार 50 बार गुजर जाएं तो विश्वास करिए वो बहुत हल्का लगने लगेगा। आप देखते हैं कि एक बच्चा 2 साल 2.5 साल से मेंस की तैयारी करता है, लिखता रहता है और अचानक पीटी होता है, मेंस में बहुत अच्छे अंक आते हैं और मेंस का मार्क्स आपका बहुत बढ़िया है तो आपके लिए इंटरव्यू भी एक खेल हो जाता है। अगर मिनिमम मार्क्स भी मिलता है तो आप सपोर्ट इतना मेंस से पा जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। मुख्य परीक्षा ही मेन परीक्षा है, इसलिए तो उसे मेंस एग्जाम कहते हैं। प्री क्या है, प्री तो भीड़ छाटता है। यूपीएससी ने निकाला, यूपीपीसीएस ने निकाला 300 सीट, 350 सीट, 400 सीट, और लोग क्या कर रहे हैं, 10 लाख फॉर्म पढ़ रहे हैं। कितना, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख। ये परीक्षा है जी, पीटी परीक्षा नहीं है, ये भीड़ की छटनी है। घटता है 20-22 हजार लोगों को। जिस कमीशन का जो क्राइटेरिया है कुछ अलग है, कुछ 13 गुना देगा, कुछ 15 गुना देगा, कुछ 10 गुना देगा, कोई 8 गुना देगा। वो क्या है, एक प्रक्रिया है भीड़ को बाहर करने की। आपकी असल परीक्षा जो होती है वो मुख्य परीक्षा होती है, वहां से आपके ज्ञान स्तर को नापना शुरू करता है। पीटी में तो आप जगह बनाते हैं, मेंस मुख्य परीक्षा है, और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है मेरे प्रिय छात्रों कि आप लोग जितना हो सके एनसीईआरटी पढ़िए। पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज मेरी बात आप लोग समझ लेंगे तो विश्वास करिए कि आप लोग मेरे ऊपर या अपने ऊपर एक बड़ा उपकार करेंगे। दूसरी चीज है, एक प्रश्न है, एनसीईआरटी का नोट कैसे बनना है? देखिए एनसीईआरटी का नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली चीज क्या होता है कि एनसीईआरटी का नोट्स बना के क्या करना, एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है। मैंने क्या कहा, बेस बुक। जिस दिन आप नोट्स बना लेंगे एनसीईआरटी का, उस दिन क्या एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे एनसीईआरटी? क्योंकि आपने नोट्स बना लिया है, तो उसे मिनिमाइज कर लिया, शॉर्ट कर लिया ना। जब जो चीज शॉर्ट हो गई, मिनिमाइज हो गई, उसके लिए बड़ा काम आप क्यों करते जाएंगे? नहीं करने जाएंगे।
मैं भी नहीं करूंगा, आपकी जगह मैं भी रहूंगा तो मैं भी नहीं करूंगा ना, नोट्स बना दिया मैंने। तो नोट्स बना लेने का मतलब ये नहीं है कि नोट्स बनाया जाता है, लेकिन किसका? 10,000 15,000 प्रश्नों का नोट्स बना लीजिए, जो अब तक पूछे गए हैं, चाहे आईएएस में, पीसीएस में, बीपीएससी में या यूपीपीसीएस में, जेपीएससी में जो क्वेश्चन आए उनके नोट्स बना लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एनसीईआरटी में नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी बार बार पढ़िए, व्यवहार में ले आइए। एनसीईआरटी के शब्द लिखने की जो कला है, एनसीईआरटी की शब्दों का जो चुनाव है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। आखिर किन शब्दों का चुनाव किया जाए, आखिर किसका चुनाव किया जाए, कैसे लिखा जाए, यही तो एनसीईआरटी बताता है। और मैंने कहा अपने शुरुआती बात में ही कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता है जो 1000 कला जानता है, उस फाइटर से डर लगता है जो एक कला का अभ्यास 1000 बार कर रहा है। 10,000 क्वेश्चन मत लिखिए, 10,000 किताब मत पढ़िए, लेकिन एक किताब और एक क्वेश्चन से 10,000 बार गुजरिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जहां प्रश्न होता है उत्तर वहीं छिपा होता है। मैंने क्या बोला? जहां प्रश्न होता है उत्तर वहीं छिपा होता है। बस हमारी दृष्टि को थोड़ा सा क्या करना होता है, थोड़ा पढ़ाना पड़ता है उस उत्तर को समझने के लिए। और ये बढ़ती कैसे है? आपके ज्ञान से। आप जितना ज्ञानवान बनिएगा, आपका उत्तर उतना बढ़ता जाएगा, उसमें सटीकता आती जाएगी, उसकी क्षमता अचूक हो जाएगी। और ये कैसे होगा? आपके लेखन शैली से होगा, आपके शब्द सीमा से होगा, आपके शब्द प्रबंधन से होगा, शब्द के चुनाव से होगा। तो शब्द प्रबंधन, शब्द का चुनाव, लेखन शैली, इनको क्या करता है? प्रबुद्ध करता है, आपके उत्तर को पुष्ट करता है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। कई लोग कह रहे हैं मेरा पीटी नहीं हो रहा है मेंथ की तैयारी। अच्छा जी, देखिए कई छात्रों का पीटी नहीं हो रहा है और मेंस की तैयारी। देखिए रोज जी, बात वो नहीं है कि पीटी नहीं हो रहा है, पीटी क्यों नहीं हो रहा। पहले ये चीज समझिए, अगर पीटी का फियर है तो पीटी का एक डर है, एक छोटा सा डर है। वो डर कैसे निकाले? उसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? कि आप प्रश्नों से गुजरिए अपने आप को, चाहे मैं कहा ना, चाहे पीटी हो चाहे मेंस, वहां आपको गुजरना होगा उन प्रश्नों से। जैसे आप कभी भी पीटी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, जेपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इनके जो प्रश्न है ना, आप देखिए कि कमीशन कैसे पूछ रहा है और इन्हीं प्रश्नों को क्यों पूछा गया है, और पूछा गया है तो उसका उत्तर कमीशन के द्वारा उसी चीज को क्यों दिया गया। ये बात जिस दिन पुष्ट हो जाएगी ना, विश्वास करिए आप पीटी भी क्रॉस कर जाएंगे। पीटी का हर्डल नहीं लिया जाता। पीटी में जो सबसे ज्यादा काम करता है पीटी न होने देने में, वो आपका ह्यूमन एरर होता है। ह्यूमन एरर में क्या? जब हम ज्ञान लेते हैं और ज्ञान लेते लेते इतना ज्ञान ले रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि जो पिछला ज्ञान जो 7 दिन पहले लिया था उसे रिवाइज किया। जब वो रिवाइज नहीं हुआ, जब वो दोहराया नहीं गया, तो फिर ज्ञान ज्ञान नहीं रह गया, वो आपके लिए बेकार हो गया। आपको बार बार दोहराना होता है चीजों, बार बार उससे गुजर के पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, ह्यूमन एरर से बचाओ, बार बार अपने नोट्स को दोहराएं, पढ़ें। कोई भी नोट्स पढ़ें उसे 10,000 बार पढ़ें। विश्वास करिए, वो 10,000 बार जो मेहनत आप करते हैं ना, वो आपको एग्जामिनेशन हाल में बिल्कुल सेफ रास्ते से उनके निकाल देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे पूरी पकड़ दो। कहीं से भी कोई पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके दिमाग में क्लिक करे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, इस जगह पे आ चुका है, वो स्थिति आपकी आ जाए, वो मेंटल लेवल आ जाए। उस मेंटल लेवल पे जब चले जाएंगे ना, ये प्रश्न आपके लिए खेल हो जाएगा, बस खेल। फिर आप कहेंगे कि पहले खिलाड़ी तो पूरा का पूरा खेल बन गए। ये सब कुछ समझने आ, सब समझ आएगा क्या है क्या। दिक्कत आ कहां से, समझने की इसको आवश्यकता है। और किसी का कोई प्रश्न है? मनोज और अनुज पांडे। अनुज जी, एनसीईआरटी बिल्कुल समझ विकसित करिए, बिल्कुल सही बात है। मनोज सरकार जी क्या है? बिल्कुल कुछ भी समझने के लिए, देखिए पांडे जी या अनुज जी,
आपके और भी जो मित्र हैं हमारे सहयोगी, हमारे छात्र जो लगातार जुड़ रहे हैं, देखिए एनसीईआरटी बाबू बेस बुक है बच्चे। अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा ना, आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप दुनिया भर की किताब पढ़ लो, मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें, बेकार है, बेकार। एनसीईआरटी पहली आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ओल्ड या और हमेशा होनी चाहिए। आप ओल्ड और न्यू में अगर मामला फंस रहा है कि ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, दोनों पढ़े, दोनों पढ़े। 10,000 पूरा पढ़ने से अच्छा है कि 2-4 सरकारी किताब को पढ़ा जाए, उसी को अपने दिमाग में डेवलप किया जाए, समझा जाए कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, तो एकदम इसकी परवाह ही मत कीजिए। कुछ भी पढ़िए, अपनी भाषा में पहले सरलीकृत करने का प्रयास करिए। सरल भाषा में कैसे लिखूं, यार मैं सरल भाषा छोड़ी, कैसे लिखना है, लिखूं मैं क्या, मेरी पेन कैसे चले। सामान्य से सामान्य विद्यार्थी मेरी बात समझ रहा हो, और मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा, एनसीईआरटी पे ध्यान। आज की जो क्लास है, मेरी बात जो है, आज मैं बड़ी छोटे स्तर पे खत्म कर रहा हूं, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत जो रखा है बात, मैं इसको और थोड़ा विस्तृत कर लूंगा। कल हो सकता है कि मैं कुछ इतिहास के बिंदुओं को भी आपके सामने उठाऊं, कुछ चीजों को और हाईलाइट करूं। करंट के लिए करंट के लिए योजना या कुरुक्षेत्र, भाई करंट के लिए योजना कुरुक्षेत्र क्यों पढ़ना, पढ़ा जाता है। पर्पस कैसे लिखना भी होता है, उसका पर्पस आपका और सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ज्ञान हो सकता है। कई लोग योजना और कुरुक्षेत्र को इकोनॉमिक्स के टर्म में भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे के लिए यूज कर लेते हैं, सरकारी नीतियों को समझने के लिए यूज कर लेते हैं। योजना और कुरुक्षेत्र के अपने एक स्पेशल जो है ना, उसका एक उद्देश्य होता है। करंट के लिए योजना और कुरुक्षेत्र नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, उसको पढ़ते समय कुछ करंट आपके सामने आ जाता है, ये अलग बात है। लेकिन कभी भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको करंट पढ़ना है तो उससे सबसे बढ़िया सोर्स है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट पूरा मिलेगा। अब उतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि कौन 3 घंटा रोज पढ़े, तो मासिक पत्रिका, किसी भी एक पत्रिका का चुनाव कर लिया जाए। किसी का नाम नहीं लूंगा मैं अपने यहाँ से, संस्थान से किसी का नाम नहीं लूंगा। जो आपको लगता है कि नहीं, इस पत्रिका ने पिछले 2-3 सालों में अच्छा परफॉर्म किया है, एग्जामिनेशन हॉल में 35 में 30 करंट, 32 करंट, 33 करंट ये लड़ा ले जाता है, उस पत्रिका का चुनाव कर लिया जाए, आराम से पढ़ा जाए और उसी को बार बार पढ़ा जाए। इतनी बार पढ़ा जाए, इतनी बार पढ़ा जाए कि वो याद हो। इस चीज को समझिए, ठीक है। आईआईटी बार बार अपना एक सवाल दे रहे हैं। बिल्कुल महेश जी, आपका सवाल मैं समझ रहा हूं कि महेश जी क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल मानसी जी, बिल्कुल इस विश्वास के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल वो होगा। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। मैं नहीं करता, गीता कहती है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम ऐसा हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप हो सकते हैं। उसमें देखिए, पहली कोई भी चीज, किसी भी चीज की नींव हमारे दिमाग में पड़ती है। हम आधुनिक मानव हैं और हमारी भी जो नींव है ना, किसी भी चीज को कि मुझे ये करना है, उसकी नींव पहले हमारे दिमाग में पड़ती है। दिमाग में जो चीज आ गई, यानी कि वो रास्ता बन गया, करना है बस, करिए, शुरू करिए, जरूर होगा। और महेश जी, आपका सवाल क्या है कि मैं पढ़ नहीं पाया था कि आपका सवाल क्या था। रोहित के नीचे जी, घटना चक्र पढ़ सकते हो सकता है घटना चक्र बहुत अच्छी मैगजीन है, पढ़ी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। घटना चक्र बोलता डिजाइन ही ऐसे की गई है, वो सिविल सर्विस के लिए पढ़ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई बट नहीं है, ठीक है। आज का सवाल, आज की चीजें यहीं पे विराम देते हुए कल पुनः अपने समयानुसार मैं आप लोग के सम्मुख उपस्थित होऊंगा, ठीक है। आज के लिए जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मेरे साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को।